नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो फाइनेंशियल मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल मॉड्यूल जो आइसोलेट ईआरपी सिस्टम का है वो बेसिकली बैकबोन है, जिसकी बेस पे तमाम मॉड्यूल्स का, जैसे परचेज हो गया, सेल्स हो गया, सप्लाई चेन हो गया, इनका जो फाइनेंशियल पार्ट है उसके इंटीग्रेशन इस फाइनेंशियल मॉड्यूल से ही हम करेंगे। बेसिकली तमाम जितने भी मॉड्यूल्स हैं इसमें, जिस तरह के सीआरएम हो गया, टास्क मैनेजमेंट हो गया, और परचेज हो गया, इन्वेंट्री हो गया, सेल्स हो गया और फाइनेंशियल हो गया, ये तमाम मॉड्यूल जो हैं ये इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं और ये एक दूसरे से इंटीग्रेटेड भी हैं। अब सबसे पहले फाइनेंशियल मॉड्यूल, तमाम थोड़ा सा मॉड्यूल्स का मैं डिस्कशन दे देता हूँ, ब्रीफिंग दे देता हूँ। उसमें ये है कि जैसे ये एक्सपेंस मॉड्यूल सेंटर में जो यहाँ पे एक्सपेंस मॉड्यूल है, ये बेसिकली लेफ्ट मेन्यू में फाइनेंशियल मॉड्यूल है। एक्सपेंस मॉड्यूल यहाँ से भी हम इसको चेक कर सकते हैं, तो वो कस्टमर वेंडर अदर में ये कि बुक कीपिंग, मैनेज एक्सपेंस, कैश रिसीव, ट्रांसफर फंड और एड चार्ट ऑफ अकाउंट आ गया। अब इसमें हम जो जो हमारे बेसिक मॉड्यूल्स हैं, जिसमें सेल्स, परचेज, फाइनेंशियल एंड सप्लाई चेन है, बेसिक मॉड्यूल्स जो है वो प्रो एडवाइजर में कवर होंगे, और उसके बाद जो फर्दर एडवांस मॉड्यूल्स हैं वो चैंपियन जो प्रोग्राम है उसके अंदर इंक्लूड होंगे। अब इसमें जो फाइनेंशियल मॉड्यूल में सबसे जो हर मॉड्यूल 3 पोर्शन पे डिवाइड हुआ हुआ है। एक है मास्टर सेटअप, सेकंड है मैनेजमेंट और थर्ड वन इज रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड। जो मास्टर सेटअप है, मास्टर सेटअप में जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनमें मास्टर सेटअप जो मॉड्यूल है ये वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप सपोज करें कोई भी कंपनी ने ईआरपी को अडॉप्ट जब करती है, इम्प्लीमेंटेशन जब वो करवाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो मेन एलिमेंट्स हैं वो है आपकी इंडस्ट्री का गैप, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट। अब जब रिक्वायरमेंट की बात आती है, उसमें जब जो एग्जिस्टिंग का डेटा चल रहा होता है या उनकी जो डेटा एंट्रीज होती हैं और जो प्रीवियस उनके डेटा, प्रीवियस ईयर्स का जो डेटा होता है, और अगर सपोज करें वो डेटा नहीं भी ऐड करते प्रीवियस ईयर्स का, तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस उनके हैं वो तो सिस्टम में लेके आएंगे, या उनके सपोज करें जो कस्टमर्स हैं, वेंडर्स हैं, अकाउंट्स हैं, जितने भी उनके मास्टर सेटअप्स हैं, वो सब के सब वो इस जब वो चेंज करेंगे ईआरपी या कोई भी ईआरपी को वो यूज करेंगे, तो उस वक्त वो सब पहले अपना इन्वायरमेंट बनाएंगे। जैसे एक घर होता है, उसकी बिल्डिंग हम पहले बनाते हैं, पूरा उसका मैप तैयार होता है, फिर उसके बाद उसकी फाउंडेशन होती है, देन फिर उसके बाद बिल्डिंग खड़ी होती है, फिर उसके बाद जब आपकी रेनोवेशन हो जाती है, उसके बाद देन फर्नीचर वगैरह जब आ जाता है, फिर उसके बाद आप उसको यूज करते हैं कि अब रेडी टू यूज हो गया। तो इसी तरह ईआरपी का भी बेसिक जो फाउंडेशन है, इसके जो मास्टर सेटअप्स हैं, आपको प्री रेक्विजिट्स जो इनके हैं वो पूरे करने हैं। तो प्री रेक्विजिट्स जो हैं उसमें आपका सबसे मेन जो एलिमेंट है वो वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है। और ये वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन जो सेटिंग है तमाम मॉड्यूल्स की, ये सेटिंग आपके जो कंपनी के जो ईआरपी एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी हेड होंगे, लीड होंगे, ये वो ही करेंगे और वन टाइम होगी और रोज रोज इस पे वर्किंग नहीं होगी। या एड सपोज करें कि आपके जो कस्टमर्स और वेंडर्स आइटम ये सब पहले बन गए, चार्ट ऑफ अकाउंट बन गया, तो ये जब बन गए तो उस वक्त तो बार बार तो आपको ही नहीं बनाने। लेकिन ये है कि जब कोई नया कस्टमर आया, कोई नया चार्ट ऑफ अकाउंट ऐड करना हुआ, नया वेंडर आया, कोई नया आइटम की वेरिएशंस आ गई, तो वो जब आप बनाएंगे तो उसके लिए आपको दोबारा मास्टर सेटअप में जाना पड़ेगा, जहां पे आपको वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे आइसोलेट ईआरपी सिस्टम में हमने इसका एक और यूजर फ्रेंडली कंसेप्ट दिया है कि हमने डेटा मैनेजमेंट फॉर्म पे ही आपको प्लस का साइन दिया है, और उसमें फॉर्म भी रिफ्रेश नहीं होगा, और वहीं रहते हुए आप अपना कोई भी नया एंट्री करना चाहें तो वो भी आप मास्टर सेटअप की कर सकते हैं। तो वो मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम मास्टर सेटअप में अगर आ जाते हैं फाइनेंस के, तो उसमें हेड ऑफ अकाउंट है, कंट्रोल अकाउंट है, सब कंट्रोल अकाउंट है, एंड देन चार्ट ऑफ अकाउंट है। अब ये जो अकाउंट्स, जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स की जो गेम है, ये बेसिकली जो मैंने शुरू के आपको जो लेक्चर्स दिए थे उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से हमने टीम्स बनानी है, किस तरह से हमने टीम्स को ऑनबोर्ड करना है, ठीक है। और इसी तरह अब ये जो हेड ऑफ अकाउंट है, कंट्रोल अकाउंट है, सब कंट्रोल अकाउंट है और चार्ट ऑफ अकाउंट है। अब इनका रिलेशन क्या है आपस में? सबसे पहले जो आपने क्योंकि ये जो हेड ऑफ अकाउंट है ये प्री डिफाइंड हमने ऑलरेडी ये
बना के दिया हुआ है। इसको हम ओपन करके देख लेते हैं एक दफा, ताकि आपको पता लग जाए कि क्या चीजें इसमें अवेलेबल है। ठीक है, उसको सब कंट्रोल अकाउंट को भी हम ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल अकाउंट, सब कंट्रोल अकाउंट एंड देन चार्ट ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पे हम हेड ऑफ अकाउंट में अगर देखते हैं तो क्लियर कंसेप्ट है। क्लियर मींस कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स और उसके बाद रेवेन्यू और एक्सपेंस आ गया। ठीक है, आपका जो क्लियर का कंसेप्ट है, या आप इसमें जो ऑर्डरिंग की डिटेल है वो इस तरह से यहाँ पे आएगी कि जो सबसे हेड ऑफ अकाउंट इज बेसिकली कॉल्ड द फादर ऑफ ऑल अकाउंट्स। ठीक है, हेड ऑफ अकाउंट्स में जो प्राइमरी अकाउंट टाइटल्स होते हैं वो हम शो करवा देते हैं यहाँ पे। ये बेसिकली इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन हम इसको यूज कर रहे हैं। इसको डायनामिक क्यों किया है और इसको एडिटेबल क्यों बनाया है, वो इसलिए क्योंकि बाकी जो यहाँ पे अब थोड़ा सा ग्लोबल जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी हम थोड़ा सा वो लेंगे, ब्रीफिंग में दूंगा कि बाकी जो वैसे जो प्रैक्टिस पहले क्या चल रही थी वो ये था कि जो हेड ऑफ अकाउंट है, कंट्रोल अकाउंट है, और ये दो जो लेवल हैं, ठीक है, इसको तमाम जो ईआरपी सिस्टम है वो अपने पास रखते हैं, और वो थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल जो है वो डिस्प्ले के लिए यूजर को एडिटेबल मोड में दे देते हैं, क्योंकि ये जो बेसिकली हेड ऑफ अकाउंट है इनकी बेस पे जो मेन मेजर रिपोर्टिंग है ना फाइनेंशियल की, वो सारी कॉल होती है। तो इसकी अब अगर कोई यूजर बेसिक यूजर है जिसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इस लेवल पे नहीं है कि वो इन तमाम टीयर्स को खुद से बना सके, तो उससे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उससे फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स हिट हो रही होंगी वो डिस्टर्ब हो जाएंगी और फिर वो परेशान हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि हम इसको, ये जो है जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको दिखा रहे हैं कि आप एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, कॉस्ट ऑफ सेल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस से ये हेड ऑफ अकाउंट हमने बनाया हुआ है। दूसरा पर्पज यहाँ पे इसका हेड ऑफ अकाउंट का जो डायनेमिक देने का पर्पज है वो ये कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हो गए, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर आप उनकी अकाउंटिंग करेंगे तो वहां पे आपको हेड ऑफ अकाउंट में वो अपने जो कोड होते हैं, जो डोनर बेस कोड होते हैं, क्योंकि वो फंडिंग बेसिस पे चल रहे होते हैं, उनका कोई प्रॉफिट होता नहीं है, सेल्स होती नहीं है, तो उनके जो डोनर्स होते हैं वो ही उनकी इनकम होती है, और वो जो है अपनी जो उनके डोनर्स हैं वो अपना बजट कोड दे रहे होते हैं, और अपने जो चार्ट ऑफ अकाउंट के हेड ऑफ अकाउंट के जो कोड्स हैं वो सारे वो उनकी तरफ से प्रोवाइड होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे अगर अगर आप बीइंग एज ए प्रो एडवाइजर या बीइंग एज ए कंसल्टेंट या बीइंग एज ए ट्रेनर, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी ऐसी सेक्टर में जाते हैं जहां पे उनको ये नीड आ जाती है कि आपको, तो इस सिचुएशन में अगर आपको क्लाइंट की तरफ से ये रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हमें हेड ऑफ अकाउंट में भी अपनी मर्जी से कोड लगाना है, ऑर्डर नंबर भी वहां पे अपनी मर्जी से देना है, और टाइटल जो है उसको भी हमने अपनी मर्जी से मॉडिफाई करना है, तो वहां पे आपको बीइंग एज ए प्रो एडवाइजर या कंसल्टेंट, तो आपको डेवलपर के पास नहीं जाना पड़ेगा, ना किसी से कस्टमाइजेशन का कहना पड़ेगा, आप खुद से इसको यहाँ लेफ्ट मेन्यू में आके अपडेट कर सकते हैं। और इसका प्रॉपर जो है वो यहाँ पे आपने सपोज करें कि हेड ऑफ अकाउंट टाइटल किसी कोई भी हमने यहाँ सेव करवाया, उसका ऑर्डर नंबर कोई भी हमने देखिए इसको सेव करवा दी, तो देखिए यहाँ पे वो नया अपडेट हो गया, लेकिन इसके ऑर्डर होते इतने ही है, इससे ज्यादा होते नहीं है, इसलिए इसको यहीं पे हम लॉक कर देते हैं। और ये वैसे भी रिक्वायरमेंट्स में लॉक है, बीइंग एज ए जो ईआरपी एडमिनिस्ट्रेटर है उनके लिए ये पॉइंट ऑफ व्यू, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि आपने इसको जो एंड यूजर है या नॉर्मल जो यूजर्स हैं उनको इसकी एक्सेस नहीं देनी जब आप उनको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सेकेंड लेवल पे आपका आ जाता है कंट्रोल अकाउंट। अब सबसे प्राइमरी लेवल है हेड ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट बाद कंट्रोल अकाउंट आ जाता है। अब इसको डी कोड में करके थोड़ा सा दिखा देता हूं ताकि इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर आ जाए। अब हेड ऑफ अकाउंट जो है सपोज करें वो एसेट्स हैं, ठीक है, और आपके कंट्रोल अकाउंट जो होंगे, अब एसेट्स कितने तरह के होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, करंट एसेट, फिक्स एसेट। अब
सब कंट्रोल अकाउंट में आपका क्या आएगा, अब जैसे करंट एसेट है, करंट एसेट को फर्दर अगर हम डी कोड करें तो क्या बनेगा, करंट एसेट में आपका आएगा कैश एंड इक्विवेलेंट और स्टॉक्स अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, इस तरह से फर्दर आप अगर हमने सबसे पहले एसेट था हेड ऑफ अकाउंट, उसको कंट्रोल डी कोड किया तो करंट एसेट आ गया, देन फिर उसको फर्दर नेक्स्ट लेवल पे लेके गए तो सब कंट्रोल अकाउंट आ गया, और फिर फोर्थ लेवल जो है पार्टिकुलर ऑफ अकाउंट आ जाता है, जिसमें पैटी कैश, कैश इन हैंड हो गया। तो इस तरह से आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो। तो इसके हमने 4 लेवल है। अब यहाँ पे एक डिस्कशन और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है वो रेज होता है, वो ये कि आपके जो चार्ट ऑफ अकाउंट है उसके कितने लेवल है। तो आप थोड़ा सा इस पे भी मैं आपको तो ब्रीफिंग देना चाहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको क्लियर करना बड़ा जरूरी है तमाम उन कंपनीज में, जब आप कहीं पे डेमोस्ट्रेशन देने जा रहे होते हैं या किसी टॉप मैनेजमेंट के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, तो वो आपसे ये क्वेश्चन लाजमी करते हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो 80% रिपीट होता ही होता है। तो उसमें ये है कि आप जो ईआरपी का जो कंसेप्ट था उसमें जो पहली जो प्रैक्टिस थी, ओल्ड प्रैक्टिस जो ईआरपी की चलती आ रही है 2015 और 16 तक की जो प्रैक्टिस थी, उसमें पहले भी 2008 और 9 तक का जो पैटर्न थे ईआरपी के जो डेवलपमेंट मॉड्यूल थे, जो ईआरपी का स्टैंडर्ड था उसमें जो अकाउंट लेवल थे वो डिफाइन थे, और अकाउंट लेवल की जो लिमिटेशंस थी वो भी डिफाइन थी, क्योंकि उस वक्त जो आपके चार्ट ऑफ अकाउंट होता है, जिस जो अकाउंट टाइटल जिसकी बेस पे फाउंडेशन आप अपने ईआरपी की या फाइनेंशियल की बेस बना के आप उसको पूरा ईआरपी को सिस्टम डिजाइन कर रहे होते हैं, उसमें जो चार्ट ऑफ अकाउंट है उस वो आपके जो एम्प्लॉयज हैं, आपकी जो डिपार्टमेंट है, आपके जो बजट है, और आपकी जो कंट्रोल यूनिट्स हैं, और आपकी जो कॉस्ट सेंटर्स हैं, ये सारे के सारे उस पुरानी जो प्रीवियस प्रैक्टिस थी उसमें वो चार्ट ऑफ अकाउंट का पार्ट थे, और आप जो चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन या डिजाइन करते हुए या क्रिएट करते हुए आपको वो सारे पैरामीटर वहां पे बिल्ट इन देने पड़ते थे। अब लेटेस्ट प्रैक्टिस में क्या है कि ये सारी चीजें आपका क्लास, बजट, डिपार्टमेंट, कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, ये एम्प्लॉयज, कस्टमर, वेंडर, ये सारे के सारे आपके मैपिंग कंसेप्ट पे चले गए, और चार्ट ऑफ अकाउंट में जस्ट सिंपल आपका जो है वो हेड ऑफ अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट, सब कंट्रोल अकाउंट और पार्टिकुलर अकाउंट है। और इसमें भी फर्दर जो मैपिंग है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि आपको एक्सटेंसिव लेवल प्रोवाइड करती है कि आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को फर्दर ड्रिल डाउन कर सकते हैं। तो अब अगर कोई आपसे ये पूछता है तो इसमें अनलिमिटेड लेवल्स हैं, आप जिस लेवल तक लेके जा सकते हैं वहां तक ले जाएं, तो आपको कोई भी ऐसा इशू होगा नहीं। लेकिन एक जो और आंसर है वो ये है कि देखिए एसेट की जो क्लास है, नेक्स्ट जो लेवल है एचओडी का, वो उसमें करंट और फिक्स एसेट ही स्टैंडर्ड है, और करंट एसेट के बाद ये सब कंट्रोल अकाउंट में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इक्विवेलेंट कैश हो गया, ये हो गया, स्टॉक्स हो गया, उसके बाद पैटी कैश और यही आता है, या उसके फर्दर अगर आप उसको यूज करना चाह रहे हैं तो उस पर आप क्लास, प्रोजेक्ट, ब्रांच, इनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इससे फर्दर कोई वैसे लॉजिकली बनते भी नहीं है। ठीक है ना, तो आपके जो अब इसमें अगर सपोज करें कोई अगर ये बात करता है कि हेड ऑफ अकाउंट है, अब हेड ऑफ अकाउंट टोटल ये दो दो चार दो छह ही हैं, इससे ज्यादा आप अगर कोई कहें इसको हम फर्दर ड्रिल डाउन कर सकें, तो इस फर्स्ट लेवल में यही होगा। लॉजिकली अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग की जो डोमेन है वो एक डिफाइंड डोमेन है, और उसके पूरे स्टैंडर्ड जो बने हुए हैं वो उसी में ही रहते हुए हमने अपनी प्रैक्टिस को लेके चलना है, और अपनी जो सिस्टम डिजाइनिंग है उसको भी हम उसी हिसाब से लेके चलेंगे। और अगर कोई क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट को अगर आपका जो क्लाइंट है और उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है टुवर्ड्स ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, तो वहां पे बीइंग एज ए कंसल्टेंट आपको गाइड करना है कि आपने किस तरह से उसके बिजनेस को
आपने सिस्टम डिजाइन करना है और उसकी रिक्वायरमेंट को डायनेमिकली ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जेनेरिक कंसेप्ट को यूज करते हुए आपने उसका जो, क्योंकि ईआरपी का मेन मकसद क्या है, ईआरपी का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपके जो रिसोर्स हैं उनकी जो यूटिलाइजेशन है वो कम से कम हो और इनपुट कम से कम लगे, जिसकी आउटपुट जो है वो मैक्सिमम हो। और आप एक जो काम आपका मतलब मल्टीपल जो आपके प्रोसेसेस हैं, आप उनसे हैसल से वो बचें। आप एक जो इन प्रोसेस है आप उसको ऑपरेट करें तो बाकी जो आपके उससे कनेक्टिंग प्रोसेस है वो ऑटोमेशन में खुद ब खुद हो जाए। तो ये प्रोसेस है कि आपने टाइम सेविंग करनी है। अब क्लाइंट की कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आप जो है उसके साथ उनकी रिक्वायरमेंट को लेके चलते रहते हैं और विदाउट एनी क्रिटिकल गैप एनालिसिस। तो जब आप एंड पे ये एक सक्सेस स्टोरी नहीं बनेगी, एक फेलियर बनेगा। तो प्लानिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीइंग एज ए प्रो एडवाइजर, इवन बीइंग एज ए ईआरपी एडमिनिस्ट्रेटर, तो इवन बीइंग एज ए कंपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि जो ईआरपी है ये एक बहुत ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी इम्प्लीमेंटेशन करवा रही है, और अल्टीमेटली इवेंचुअली मैनेजमेंट इज बेसिकली द रिस्पॉन्सिबल जो कि पूरे ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन को कंट्रोल करवाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए तो प्लानिंग करें, प्रॉपर गैप एनालिसिस करें, क्रिटिकल तमाम उनके जो एस्पेक्ट्स हैं उनको जज करें, देन फिर प्लान करके उसका डॉक्यूमेंट बना के और फिर उसका सिस्टम डिजाइनिंग, अपनी जितनी आपकी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन होगी, इम्प्लीमेंटेशन सक्सेस स्टोरी उतनी ही बेहतरीन बनेगी आपकी। तो नेक्स्ट लेवल पे अगर हम जाएं तो उसका आपका जो कंट्रोल अकाउंट है, कंट्रोल अकाउंट में हमने यहाँ पे डिफाइन किया करंट एसेट, फिक्स एसेट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इक्विटी और कॉस्ट ऑफ सेल, रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये जो नेक्स्ट लेवल है ये भी हमने फिक्स किया हुआ है, लेकिन अगर कहीं पे ऐसी नीड आती है कि आपको ये चेंज करना पड़ता है तो ये टोटली कस्टमाइज है, डायनेमिक है और जेनेरिक है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप कोई भी अकाउंट टाइटल सपोज करें आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जस्ट उस पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एडिट की विंडो दे देगा कि आप उसको क्या चेंज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे अगर सपोज करें एक डॉट भी लगाते हैं हम, सब कंट्रोल अकाउंट है कोई इसके नहीं है, इसका ऑर्डर नंबर हम ऑर्डरिंग, अच्छा ऑर्डरिंग जो है ये भी बहुत फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन के लिए जो ऑर्डरिंग होती है ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि जो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो प्रेजेंटेशन है ये आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में तो ऑलरेडी डिफाइन है। लेकिन अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है किसी कंपनी की, वो ये कहती है हमें इस तरह से रिपोर्ट चाहिए कि हमारे जो हम जो ये सब कंट्रोल अकाउंट है इसकी पोजीशनिंग अपनी मर्जी से देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये ऑर्डर नंबर दिया हुआ है कि आप अपनी जिस पोजीशन पे आप ऑर्डर यहाँ अपडेट करेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट में जो हम एंट्री देखेंगे वहां पे भी इसी तरह से ये अपडेट होगा चार्ज। अच्छा फर्दर एक और चीज ये है कि यहाँ पे देखिए आइकॉन लगा हुआ है, ये विंडो का वीडियो का आइकॉन है, हाउ टू यूज मी। इफ एनीवन वांट टू नो हाउ दिस फॉर्म इज वर्क, तो उसके लिए ये कि आप जस्ट इस पे क्लिक करें एंड देन ये देखें, इस पे जैसे आपने क्लिक की है और इसको प्ले करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 मिनट की ये वीडियो है। अगर किसी फॉर्म पे ये पूरे आपके ईआरपी पे लगी हुई है ये वीडियो हर फॉर्म पे, तो कहीं पे कोई भी किसी फॉर्म पे देखना चाह रहा है कि मुझे इस फॉर्म पे कैसे वर्किंग होती है वो मैं देखना चाह रहा हूँ, तो वो जस्ट वीडियो पे क्लिक करे और उसको देख के दोबारा से वर्किंग स्टार्ट कर दे। फर्दर मैं आपको एक और यहाँ पे भी एक और पॉइंट बता दूं कि हमने इस जो सब कंट्रोल अकाउंट है इसको भी फर्दर सब कंट्रोल अकाउंट में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर किसी को कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स नीड आ जाती है और वो ये कहता है कि मुझे सब कंट्रोल अकाउंट तो मेरा ठीक है, लेकिन मुझे ना पार्टी कंट्रोल अकाउंट तो मेरा सही है, लेकिन सब कंट्रोल अकाउंट पे जाने से पहले मुझे एक और लेवल चाहिए, तो वो यहाँ पे डिफाइन कर सकता है फर्दर। लेकिन ऐसे जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा जब आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, मैं यही बता रहा हूँ कि अनलिमिटेड आप लेवल्स, अनलिमिटेड वेरी एक्सटेंसिव आप इसको स्केलेबिलिटी है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप उसको सेव करवा दें तो ये आपका सेव हो जाएगा और आपका ये पूरा जो है सब कंट्रोल अकाउंट जो है वो आपका मैनेज हो जाएगा। बट आपको इसमें कोई एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन है कि आपके कंट्रोल अकाउंट में
क्या अपडेट हुआ है। अब नेक्स्ट इसमें ये है कि जो सब कंट्रोल अकाउंट है, सब कंट्रोल अकाउंट में फर्स्ट लेवल जो था हेड ऑफ अकाउंट, दूसरा सब कंट्रोल अकाउंट और तीसरा है सब कंट्रोल अकाउंट। सब कंट्रोल अकाउंट में कैश इक्विवेलेंट, बैंक अकाउंट, रिसीवेबल, स्टॉक एंड स्पेयर, ये सारे अकाउंट हमने बनाए हुए हैं। अब इसकी यहाँ पे आपको देखिए ये है पेजिनेशन। अगर आप 10 सिर्फ लिस्टिंग देखना चाह रहे हैं तो आप यूज करते हैं, 10 आपको शो हो जाएंगी। और अगर आप 50 यूज मैक्सिमम 500 तक लेके जाना चाह रहे हैं तो 500 तक ले जाएं। डिपेंड कि आप एक पेज पे कितने जो चार्ट ऑफ अकाउंट, अगर सब कंट्रोल अकाउंट है या लिस्टिंग है, वो आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम सब कंट्रोल अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आप ये देखें कि टेस्ट ऑर्डर नंबर हमने टेस्ट के लिए 50 कर लिया और यहाँ पे कंट्रोल अकाउंट हमने करंट एसेट दे दिया और उसको सेव करवा दिया। तो ये देखिए ये टेस्ट आपका करंट एसेट में लिस्टिंग में आ गया, जिसकी 0019 ऑटो उसका कोड उठ के आ गया। लेकिन इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी तरफ से कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट जो है वो है चार्ट ऑफ अकाउंट। जब आपके तीनों पैरामीटर कंप्लीट हो जाएं उसमें फिर आपने जो चार्ट ऑफ अकाउंट है, अच्छा इसका ये भी एक पॉइंट मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था कि जो चार्ट ऑफ अकाउंट होता है वो आपकी ट्रांजैक्शन लेवल पे यूज होता है और हेड ऑफ अकाउंट, कंट्रोल और सब कंट्रोल अकाउंट होते हैं वो रिपोर्टिंग पर्पज के लिए होते हैं। रिपोर्टिंग के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अगर आप देखना चाहते हैं, डाइवर्सिफाइड रिपोर्टिंग में अगर आप जाना चाहते हैं, या लेवल वाइज लेवल अगर आप देखना चाह रहे हैं रिपोर्टिंग में, तो उसके लिए ये हेड ऑफ अकाउंट, कंट्रोल और सब कंट्रोल अकाउंट होते हैं। बट ये कि जो आपकी ट्रांजैक्शन होती है वो हमेशा चार्ट ऑफ अकाउंट के अकाउंट टाइटल की बेस पे ही होती है। अच्छा नेक्स्ट जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट है। चार्ट ऑफ अकाउंट में ये मास्टर फाइनेंस एक्सपेंस, मास्टर सेटअप एंड देन चार्ट ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिस्टिंग देख लेते हैं कि ऑलरेडी जो चार्ट ऑफ अकाउंट हमने, जब भी आप साइन अप करेंगे तो ऑलरेडी हमने बाय डिफॉल्ट जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो बनाए हुए हैं, जो बेसिक चार्ट ऑफ अकाउंट होते हैं। उसके बाद जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक या कंपनी की जो नीड बेस्ड या उनकी कंपनी के जो चार्ट ऑफ अकाउंट हैं वो आपने उसको देख के चेक करके जो पेंडिंग होंगे वो आपने बना लेने हैं, या अगर कोई भी एग्जिस्टिंग चार्ट ऑफ अकाउंट है उसको अगर आप एडिट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये लिस्टिंग आ गई चार्ट ऑफ अकाउंट की। इसमें सबसे पहले कैश इन हैंड है, स्टॉक, कैश, डेमो अकाउंट बनाए हुए हैं। डेमो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो वो एडिट कर सकते हैं। कंप्लीट ये कि बैंक अकाउंट है, फिर उसके बाद रिसीवेबल है, कंपनी एडवांसेस है, और इनके अकाउंट टाइटल के साथ इनका जो अकाउंट कोड है वो भी साथ साथ नजर आ रहे हैं। ये इसके फिल्टर्स वगैरह हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। सब कंट्रोल अकाउंट क्या है इसका वो भी यहाँ पे नजर आ जाएगा। अकाउंट नेचर क्या है। अब थोड़ा सा ना यहाँ पे मैं आपको, यहाँ अगर इसको एडिट करना चाहें तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करके ये एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट टाइटल, सबसे पहले तो अकाउंट कोड आ गया। अकाउंट कोड, अगर आपको अकाउंट कोड की नहीं समझ आ रही तो वो भी सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू द हेड ऑफ अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो ऑटो भी आ सकता है, अगर कोई कंपनी अपना बजट कोड के हिसाब से अकाउंट कोड डिफाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पे मैनुअल कर सकते हैं। फर्दर इसके अलावा भी जो आप अकाउंट कोड बनाना चाह रहे हैं वो भी आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस सिर्फ बताने का ये है पॉइंट ऑफ व्यू के। सीक्वेंस जो है इसका, चार्ट ऑफ अकाउंट का जो सीक्वेंस है उसकी बेस पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रेजेंटेशन होगी। अब 10 जो है वो हमने कैश को दिया। अब यहाँ से अगर आप थोड़ा सा सीक्वेंस एक दफा देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा कि 1000 सबसे पहला जो सीरीज है वो एसेट्स की है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे एसेट्स अभी तक चल रहे हैं। 2 की सीरीज हमने दी हुई है 2000 की, वो लायबिलिटीज की हमने दी हुई है। ठीक है, 3 की जो दी हुई है वो ओनर इक्विटी को दी हुई है। ठीक है, 4 की जो दी हुई है वो हमने कॉस्ट ऑफ सेल को दी हुई है। 5 की जो सीरीज है वो हमने इनकम को दी हुई है, असाइन की हुई है। और 6000 की जो सीरीज है वो एक्सपेंस की सीरीज है।
अब यहाँ पेजिनेशन हम एक्सपेंड करते हैं तो सबसे लास्ट में जो सीरीज है वो एक्सपेंस की है। सपोज करें अगर हम न्यू अकाउंट चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं और यहाँ पे हम कोड असाइन नहीं करते और हम पैटी कैश का अकाउंट हम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका अकाउंट नेचर ऑलरेडी कैश एंड इक्विवेलेंट होगा। अकाउंट नेचर सब कंट्रोल अकाउंट, कैश एंड इक्विवेलेंट सब कंट्रोल अकाउंट जो वो थर्ड लेवल है। थर्ड लेवल हमने ऑलरेडी अभी उसको पूरा देखा था। और अगर आप थर्ड लेवल पे कोई भी नया अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो ये प्लस का साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, एक ऐड न्यू या मॉडिफाई टू द एग्जिस्टिंग वन। तो आप अगर ऐड न्यू करने जा रहे हैं तो सब कंट्रोल अकाउंट न्यू बन जाएगा। वही जो पॉपअप विंडो है सब कंट्रोल अकाउंट की वो पॉपअप में आपको शो हो जाएगी। जैसे ये देखें, ये अब आपके पास नई विंडो आ गई, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कैसे बनेगा तो ये वीडियो का साइन है और यहाँ पे सब कंट्रोल अकाउंट टाइटल कोई भी आप डालना चाहें तो सब कंट्रोल अकाउंट का टाइटल डालें और उसका कंट्रोल अकाउंट जैसा आपने मैप कराना है करंट एसेट और उसको सेव करा देंगे तो वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ये मैं इसको सेव डेमो टेस्ट अकाउंट सेव कर लेता हूँ। तो ओहो, ये मैंने इसको, ये देखें पैटी कैश का मैंने अकाउंट चार्ट ऑफ अकाउंट टाइटल बनाया तो कैश, ये मैंने यहाँ पे कैश का सब कंट्रोल अकाउंट न्यू बनाया था। पैटी कैश का सब कंट्रोल अकाउंट वैसे कैश एंड इक्विवेलेंट है। अगर आप इसको कैश भी करना चाहें तो यहीं से आप बना देंगे, आपकी डेटा एंट्री जो है वो रीसेट नहीं होगी। और उसके बाद अकाउंट नेचर इसकी कैश है। अब अकाउंट नेचर जो है इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है या हमारी जो मॉड्यूल्स हैं, जैसे परचेज मॉड्यूल है, सेल मॉड्यूल है, इन्वेंट्री मॉड्यूल है, उन मॉड्यूल्स के साथ जो इंटीग्रेशन का जो लिंक्स है वो बेसिकली अकाउंट और जो सॉर्टिंग है वो सारी हमने अकाउंट नेचर को एज ए सपोर्टिंग हैंड यूज कर रहे हैं हम उसको। तो जो अकाउंट नेचर का मेन पर्पस है वो ये है कि ये तमाम, एक तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रेजेंटेशन में ये हेल्पफुल हो रही है। दूसरे नंबर पे ये जितने भी अदर मॉड्यूल्स हैं हमारे उनके साथ जो मैपिंग है उस पे उनमें बड़ी सपोर्टिव है ये। तो इस मॉड्यूल से हमने इसको यूज कर रहे हैं ताकि ये हेल्पफुल रहे। अब कैश का आपने ओपनिंग बैलेंस, जो भी कैरी फॉरवर्डिंग अकाउंट्स होंगे जैसे कैश, बैंक, रिसीवेबल, पेएबल हो गया, एक्सपेंस का, इनकम का इनका ओपनिंग बैलेंस नहीं होता तो ये आपकी कैरी फॉरवर्ड इस पे ओपनिंग बैलेंस का साइन आएगा ही नहीं। जैसे अगर हम यहाँ पे कैश अकाउंट, यहाँ पे हम इनकम कर देते हैं और यहाँ पे हम इसकी रेवेन्यू, तो ये देखें ओपनिंग बैलेंस खत्म हो गया। क्योंकि जिन चार्ट ऑफ अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस की जरूरत होगी वहीं पे हमें ये सेल नजर आएगा, अदरवाइज हमें ये सेल नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम इसको कैश एंड इक्विवेलेंट कर देते हैं, रेवेन्यू को हम कैश सेलेक्ट कर देते हैं अकाउंट। अगर आप बैंक अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो बैंक के लिए आपने यहाँ अकाउंट नेचर बैंक सेलेक्ट करनी है। अभी हम बैंक पे भी एंट्री बना के दिखा देते हैं। ओपनिंग डेट जो भी करंट डेट होगी वो, या जो फाइनेंशियल पीरियड की अगर आप जिस डेट को यहाँ ओपन हुआ है वो यूज कर लेंगे। वैसे प्रेफरेबल ये है कि आप मंथ का जो ओपनिंग है वही यूज करें। बाय डिफॉल्ट एक्टिव का जो चेक है ये मार्क चेक ही रहेगा। इसको आप सेव करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसने कोड भी पिक कर लिया और ये पेटी कैश का हमारा अकाउंट जो है वो बन गया। अब नेक्स्ट एक और मैं अकाउंट बना देता हूँ, बैंक, ये बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है, या पाकिस्तान में मुस्लिम इस्लामिक बैंक कोई भी आप बना लें। तो इसकी अकाउंट नेचर जो है सब कंट्रोल अकाउंट इसका बैंक होगा और इसके अकाउंट नेचर ही इसकी बैंक हम मैप करवाएंगे। अब इसमें ओपनिंग बैलेंस आ गया। रिमार्क्स में आप कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस में 5 लाख का इसका ओपनिंग बैलेंस है और इसकी डेट ओपनिंग की 1 अप्रैल लगा लेते हैं। इसको हम सेव करा देते हैं। तो ये बैंक ऑफ अमेरिका आपका बैंक आपका नई वो क्रिएट हो गया। इसी तरह एक्सपेंस का एक अकाउंट बना लेते हैं।
मार्केटिंग एक्सपेंस, कंट्रोल सब कंट्रोल अकाउंट आपका एक्सपेंस, अकाउंट नेचर एक्सपेंस, ये सेव कराएंगे तो ये मार्केटिंग एक्सपेंस, इसका अकाउंट नेचर ऑटोमेटिकली पिक कर लिया इसने, ये अकाउंट टाइटल है। अब इसी तरह हम अगर इनकम का अकाउंट बनाना चाहें तो सेल्स का अकाउंट बनाना अगर हम चाहते हैं, सेल्स अकाउंट, तो इसका जो सब कंट्रोल आ गया वो एक तो डायरेक्ट इनकम है और एक मेन इनकम है। तो आप इनकम इसको सब कंट्रोल अकाउंट मेन कर लें, अगर नहीं नजर आए तो क्रिएट कर लें, प्लस का साइन क्रिएट करके। अकाउंट नेचर यहाँ पे रेवेन्यू इसको सेव कराएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इनकम का अकाउंट बन गया। ये देखिए, ये सेल्स इनकम, ठीक है। अब हम एक पेबल का बना लेते हैं अकाउंट, लायबिलिटी का, पे रोल लायबिलिटी, ठीक है। अदर पेबल में इसका, अदर पेबल में इसका बन जाएगा, और अकाउंट नेचर इसकी अदर लायबिलिटीज, और इसका ओपनिंग बैलेंस कोई भी हमने ओपनिंग बैलेंस दे दिया, फर्स्ट ऑफ दिस मंथ इसका करके हमने सेव करवा दिया। डुप्लीकेट अकाउंट टाइटल, टाइटल शुड बी यूनिक। अब यहाँ पे इसने कहा है कि टाइटल शुड बी यूनिक, इट मींस कि दिस अकाउंट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। पेरोल पेबल इसको कर देते हैं, तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि डुप्लीकेट नहीं है, तो ये बन गया आपका अकाउंट। अब इस तरह से जो जो अकाउंट आपको चाहिए इसमें से ऑलरेडी जो बने हुए हैं वो यूज कर सकते हैं, जो आपका अकाउंट आपको नया चाहिए वो बना लें। तो इस तरह से ये चार्ट ऑफ अकाउंट आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब चार्ट ऑफ अकाउंट के बाद नेक्स्ट यहाँ पे मेन मेन्यू, एक्सपेंस, मास्टर सेटअप, अब चार्ट ऑफ अकाउंट के बाद यहाँ पे हम अब एक मैपिंग का एक और कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि जैसे आपने बैंक की चार्ट ऑफ अकाउंट में आपने जस्ट बैंक का टाइटल क्रिएट किया था कि बैंक ऑफ अमेरिका, या बैंक के आगे आप माइनस का साइन या डैश का साइन लगा के आप जो बैंक के जो कीवर्ड जो 4 लास्ट डिजिट हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सा बैंक है, तो वो आप जस्ट टाइटल बना रहे हैं। अब बैंक की पूरी अकाउंट डिटेल होती है जिसमें राउटिंग नंबर, ब्रांच कोड, सिटी, एड्रेस, मल्टीपल चीजें मैप होती हैं। तो उसके लिए यहाँ पे बैंक मैनेजमेंट है। अब हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में जो चीज समझने वाली है कि हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में अकाउंट टाइटल हमने बना लिया था, ठीक है। अकाउंट टाइटल के बाद हमने इसको सब कंट्रोल अकाउंट भी बैंक असाइन कर दिया था, और अकाउंट नेचर जो थी वो भी हमने बैंक असाइन कर दी थी। लेकिन हमने उसको आप कंप्लीट बैंक के अकाउंट की डिटेल तो चार्ट ऑफ अकाउंट में नहीं डाली, तो वो एक सोचने वाली बात है कि वो कहाँ से हमने ऐड करनी है। वो यहाँ पे देखें, अब जो अकाउंट नेचर का की बेस पे जो फिल्टर था, जो मैंने आपको बताया था कि अकाउंट नेचर का क्या रोल है, वो ही ये रोल है कि हमने जो भी बैंक बनाएंगे जिसकी भी अकाउंट नेचर बैंक होगी वो सारे इस फॉर्म पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अभी जैसे हमने बैंक ऑफ अमेरिका बनाया है, ठीक है, इसका ब्रांच कोड कोई भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, इसका राउटिंग नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, इसका अकाउंट नंबर जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, इसका आईबीएन हो नहीं होता या अगर है तो वो भी जो भी इसकी पैरामीटर है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड करके आप इसको सेव कराएंगे तो ये बैंक का कंप्लीट जो डेटा है वो सेव हो जाएगा। इन केस अगर आपको कहीं पे बैंक की डिटेल चाहिए होती है
तो प्लस अगर कोई इंटीग्रेशन पॉइंट से आप देखना चाहें तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अब अगर इसमें आप इसकी जो लिस्टिंग है वो अगर देखना चाहें तो यहाँ से बैंक पे क्लिक किया और यहाँ से लिस्टिंग पे आप आए। तो जो हमने अभी चार्ट ऑफ अकाउंट बैंक के साथ चार्ट ऑफ अकाउंट को मैप किया था तो वो भी यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा लिस्टिंग में। और आप यहाँ से अगर इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल करना चाहें जितने भी आपके बैंक्स हैं तो वो पूरी की पूरी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने मैपिंग के टाइम पे आपने इसको मैप की है वो सारी आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। और यहीं से अगर आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको नई लिस्टिंग आ जाएगी, शो हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे ये सारी बैंक की डिटेल आपको एक्सपोर्ट होगी। नेक्स्ट इसमें मास्टर सेटअप में जो है वो करेंसी है, मल्टीपल करेंसी की जो मैनेजमेंट है वो। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको मल्टीपल करेंसी की नीड है या नहीं है। इस सिनेरियो में अगर आप मल्टीपल करेंसी में डील कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मल्टीपल करेंसी को मैनेज करना है। और अगर सपोज करें आपको मल्टीपल करेंसी की जरूरत नहीं है तो वहां पे आप उसको सिंगल करेंसी में ही यूज करेंगे। ये मास्टर सेटअप की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये वहां से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब मैं आपको दो चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखने वाली हैं। वो ये है कि जब आप किसी भी करेंसी में डील करेंगे तो दो तरह की करेंसी होंगी, एक होम करेंसी होती है और एक फॉरेन करेंसी होती है। जिस करेंसी में आप अपनी रिपोर्ट्स मैनेज कर रहे हैं वो आपकी होम करेंसी है जिसको रिपोर्टिंग करेंसी भी कहते हैं। और सेकंड करेंसी जो भी अदर करेंसीज जिसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं अपने बिजनेस में एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से या मल्टीपल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो आपकी फॉरेन करेंसी बनेगी। अब सपोज करें यहाँ पे हमने एक करेंसी बनाई है, इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। करेंसी टाइटल है पाकिस्तानी रुपीज, प्रीफिक्स इसका है पीकेआर और ये मेरी होम करेंसी है। ठीक है, ये मैंने बना ली। अगर आपकी यूएसडी होम करेंसी तो आप यूएसडी बनाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे यूएस डॉलर बनी हुई है और मैं एक और करेंसी बनाना चाहता हूँ जो कि कैनेडियन है। ठीक है, कैनेडियन डॉलर, प्रीफिक्स CAD है और इसका ये मेरी फॉरेन करेंसी है क्योंकि मैं अगर कनाडा में नहीं हूँ और मैं यूएसए में हूँ और यूएसए में मेरी करेंसी होम करेंसी कौन सी होगी, यूएसडी होगी। और मेरी फॉरेन करेंसी बाकी तमाम करेंसी मेरी फॉरेन करेंसी होगी। अब यूएसडी में अगर मैं रह रहा हूँ तो और मैंने कैनेडियन करेंसी को भी डील करना है तो मैं कैनेडियन करेंसी में मैप करवाऊंगा और उसको लाजमी मैं जो करेंसी को टाइटल दूंगा वो फॉरेन करेंसी होगी। सो मैंने सेव करवा दिया तो आपकी ये मल्टीपल करेंसीज यहाँ पे बन गई। Now if you want to enable the multiple currency, click on the administration, setting, click on configuration, type currency, enable this check multiple currency and click on the save button. अब आप यहाँ पे फाइनेंशियल में आके मैनेज एक्सपेंस, न्यू। अब आप यहाँ देखें ये मल्टीपल करेंसी इनेबल हो गई। ये अभी हम जब इसके फाइनेंशियल के टेस्ट ड्राइव लेंगे तो मैं आपको ट्रांजैक्शन विद मल्टीपल करेंसी और विदाउट मल्टीपल करेंसी भी करके दिखा दूंगा। मेन मेन्यू में दोबारा हम आ जाते हैं, एक्सपेंस, मास्टर सेटअप। अभी हमने हेड ऑफ अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट, सब कंट्रोल अकाउंट, बैंक, करेंसी कैसे मैनेज करते हैं, मोड ऑफ पेमेंट का मैं आपको बता देता हूँ। मोड ऑफ पेमेंट बेसिकली कि आप किस मोड के जो पेमेंट का मोड है वो क्या है, कैश है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड है,
ठीक है, तो आप जिस हिसाब से आप मोड ऑफ पेमेंट बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। उसकी लिस्टिंग में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से आपके मोड ऑफ पेमेंट जो है वो बने हुए हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मास्टर सेटअप। मोड ऑफ पेमेंट के बाद टैक्स मैनेजमेंट है। टैक्स मैनेजमेंट बहुत कम्प्रीहेंसिव और स्केलेबल और बहुत डायनामिक इसका हमने बनाया है। आप कोई भी टैक्स आप डिफाइन करना चाहें, किसी भी फॉर्म पे लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं टैक्स का कोई भी सेल टैक्स मैं इसका डिफाइन करता हूँ कि परसेंटेज यहाँ पे जस्ट आपने देनी है 15%। सपोज कर लेते हैं कि 15% है। नाउ दिस फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेबल फॉर का मतलब ये है कि ये जो आप टैक्स बना रहे हैं ये किन किन फॉर्म पे एप्लीकेबल होगा। इसको हम सेल्स इनवाइस कह सकते हैं। हम सेल इनवाइस पे लगाना चाह रहे हैं और उसके बाद सेल रिटर्न पे लगाना चाह रहे हैं, उसके बाद कोटेशन पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हमने जिन जिन फॉर्म पे ये अप्लाई किया है सेल टैक्स, उन फॉर्म्स को हमने एप्लीकेबल फॉर्म में सिलेक्ट किया है। और उसके बाद जो जिस चार्ट ऑफ अकाउंट में आप इसको हिट करवाना चाह रहे हैं उसका अकाउंट का रेफरेंस दें, और अगर वो चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं अवेलेबल तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट ऐड न्यू कर सकते हैं और इसको हम सेव करवा लेते हैं। अब टैक्स मैनेजमेंट में लिस्टिंग में हम गए, यहाँ पे जो टैक्स हमने ऑलरेडी डिफाइन किए वो सारे अवेलेबल हैं। तो इसी तरह आप इसका टैक्स का जो मॉड्यूल है उसमें आप अपनी मर्जी के टैक्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। मास्टर सेटअप का जो हमारे मेन फीचर्स थे जिसमें से अब लास्ट जो है वो वोचर टाइप है, मैनेज डिपार्टमेंट है। मैनेज डिपार्टमेंट में ये देख लेते हैं कि किस तरह से अगर आप अपने मल्टीपल जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कॉस्ट डिपार्टमेंट है, बजट डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो वो अगर आप बनाना चाहते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक्टिव इज पेरेंट, और इसमें हमने ये है कि दो लेवल दिए हैं। अगर डिपार्टमेंट और सब डिपार्टमेंट का कंसेप्ट लेना चाह रहे हैं आप तो उसका स्टेटस सबसे पहले एक्टिव करके इस पेरेंट यस मीन्स के ये जो है ये पेरेंट ही है और इसके अंडर कोई डिपार्टमेंट आप लेके आना चाह रहे हैं। तो सपोज करें सबसे पहले हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हमने सेव करवा लिया। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि मार्केटिंग के अंडर सेल्स को हम एक डिपार्टमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो मार्केटिंग के अंडर हम उसको बनाना चाह रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंडर क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम डिपार्टमेंट को चेक करें, लिस्टिंग पे जाएं, क्लिक करके यहाँ पे आप इसको चेक करेंगे तो ये सारे डिपार्टमेंट है और यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि कौन सा डिपार्टमेंट किसके अंडर है। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है और अगर सेल्स है डिपार्टमेंट तो ये मार्केटिंग के अंडर है। नेक्स्ट है फाइनेंस फिस्कल ईयर एंड फिस्कल ईयर क्लोजिंग। जब हम इसकी फाइनेंशियल और कंप्लीट बेसिक अकाउंटिंग की जब हम सेल्फ टेस्ट ड्राइव लेंगे, रन करेंगे, तो उसके बाद कुछ एंट्रीज जो है वो हमारे पास फनल में आ जाएंगी, तमाम उसमें डेटाबेस में अपडेट हो जाएंगी। तो फिर हम इसकी जो लास्ट में हम इसका जो फिस्कल ईयर क्लोजिंग जो है उसको फिर हम रन करेंगे। बट फॉर राइट नाउ कि अभी जितनी भी फिस्कल ईयर क्लोजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अगर आप अपने फाइनेंशियल पीरियड को क्लोज करना चाह रहे हैं और जस्ट न्यू फाइनेंशियल पीरियड में आप बिगनिंग बैलेंसेस सिर्फ लेके जाना चाह रहे हैं तो आपने फिजिकल ईयर क्लोजिंग को रन करना है। और कुछ कंपनीज होती हैं वो फिजिकल ईयर को क्लोज नहीं करती और एज इट इज अपनी जो अकाउंटिंग है उसको कंटिन्यू करती हैं, तो इट्स अप टू यू, आप उसको क्लोज ना करें और एज इट इज लेके चलते रहें। इसमें वोचर टाइप लास्ट जो है वोचर टाइप, मैंने जब बुकिश नॉलेज जो स्टार्ट के मेरे जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने बताया था कि कितनी वोचर टाइप्स होती हैं। वोचर टाइप्स बेसिकली जो प्राइमरी है उसमें कैश पेमेंट वोचर, बैंक पेमेंट वोचर, कैश रिसीव वोचर, बैंक रिसीव वोचर, जनरल वोचर, क्लोजिंग वोचर एंड ओपनिंग बैलेंस। अब ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन
मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हमने इसको मैनेज किया हुआ है। अब इसको डायनेमिक करने का पर्पस क्या था, क्योंकि कुछ कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि वो वोचर टाइप्स होती हैं, उसमें जो प्रीफिक्स होते हैं वो अपनी मर्जी के दे सकें, अपने फाइनेंशियल ईयर को वोचर टाइप्स में ऐड कर सकें। तो उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने इसको वैसे कंप्लीट हमने इसको बनाया हुआ है। लेकिन अगर कोई अपनी वोचर टाइप्स खुद से क्रिएट करना चाहे तो अब यहाँ पे जैसे कैश रिसीप्ट और वोचर आपने कहा है CRVV, ठीक है। ये मैंने एक कीवर्ड एक्स्ट्रा लगा दिए, इसको मैंने सेव किया, तो ये यहाँ पे इसका प्रीफिक्स ये आ गया, कैश रिसीप्ट वोचर आ गया और उसकी ऑर्डरिंग ये आ गई। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास अभी जो वोचर टाइप्स है वो यही है। अब इस लेक्चर में हमने कंप्लीट जो फाइनेंशियल की ERP की मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पैरामीटर थे वो हमने पढ़े, जिसमें सबसे मेन जो था वो फाइनेंशियल मॉड्यूल है। फाइनेंशियल मॉड्यूल अब आप यहाँ से एक्सपेंस बेसिकली ऑल्सो कॉल्ड द फाइनेंशियल मॉड्यूल, यहाँ से फाइनेंशियल मॉड्यूल भी आप ओपन कर सकते हैं, ग्लोबल सर्च से भी आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और न्यू से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा बुक कीपिंग और ये सारे फाइनेंशियल मॉड्यूल का पार्ट है। अब इसमें जो मेन अभी हमने जैसे बताया था कि जितने भी हमारे मॉड्यूल हैं उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज मास्टर सेटअप, सेकंड मैनेजमेंट और थर्ड वन इज डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्टिंग। तो मास्टर सेटअप वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है, वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन तमाम मॉड्यूल्स की हमने दी हुई है। आज हमने जैसे फाइनेंशियल में मास्टर सेटअप हमने स्टडी किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कंप्लीट टेस्ट ड्राइव लेंगे, जिसमें हम ट्रांजैक्शन और अकाउंटिंग साइकिल जो है उसको पूरे को टेस्ट ड्राइव लेंगे और उसको रन करेंगे और उसके जितने भी रिपोर्ट्स हैं उसको हम व्यू करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कोई भी डिस्कशन आपको नहीं समझ आ रही तो आपने डायरेक्ट जो है वो डिस्कशन बोर्ड जो है वहाँ पे जाके अपना क्वेश्चन टाइप करना है। और बेहतर ये है कि आप एक कंपनी बनाएं, कंपनी बना के अपनी फाइनेंशियल जो चार्ट ऑफ अकाउंट है उसको एक दफ़ा ड्रॉ करें। चार्ट ऑफ अकाउंट ड्रॉ करने के बाद एक एक जो मास्टर सेटअप जो मैंने टाइप बताई हैं टैक्स की बना लें एक एक, और इसमें जो जैसे ये है कि मोड ऑफ पेमेंट हो गया, चार्ट ऑफ अकाउंट हो गया, चार्ट ऑफ अकाउंट आप बना के देखें, टैक्स बना के देखें, ठीक है, डिपार्टमेंट आप क्रिएट करके देखें, वोचर टाइप आपने वैसे एक दफ़ा रिव्यू कर लें। इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा रिव्यू करें और कोई भी डिस्कशन करनी हो तो डायरेक्ट डिस्कशन बोर्ड पे जाके आप अपना क्वेश्चन टाइप करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिर टेस्ट ड्राइव देता हूँ और फिर उसमें हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।